हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कम से गीता। तो सभी स्टूडेंट को बता देते हैं, ये मॉडल पेपर चल रहा है यानी कि एग्जाम बूस्टर है और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं आप लोग को बार बार बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं, स्टार्ट करने से पहले तो जो भी स्टूडेंट है अपना जीके जीएस में ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये ड्राइंग एंड ये पेंटिंग का लिए है, मतलब एलटी के एग्जाम के लिए है। दोनों ही ये 30 मार्क्स का, ये मतलब बार बार स्टूडेंट है न्यू ज्वाइन होते ही है तो ये उन लोग के लिए बताना पड़ता है मुझे। बाकी तो मैं आप लोग को तो हमेशा बताती रहती हूँ। और ये बाकी ये जो है आपका एलटी ग्रेड का है यानी कि ड्राइंग वाला है। तो आप लोग जो भी है, अगर दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं दोनों भी कर सकते हैं, एक करना चाहते हैं तो एक भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आप लोग का ये एकलव्य बैच है यानी कि ईएमआरएस में, जिसमें मेंस की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आप लोग के सारा जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा कराया जाएगा, मतलब पूरा ओवर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा पढ़ा दिए जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इसीलिए परेशान रहते हैं कि ऐसा ना हो कि बहुत सारी वीडियोस होती हैं और उसमें समझ में नहीं आता है कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। तो हमारे यहाँ जो भी बैच होता है वो इसी तरीके से रहता है जो सिर्फ आपका सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है ये यूपीएलटी के लिए है और इसी तरीके से आरपीएससी का बैच है। तो चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है। तो इसमें से कौन सा है, लंदन है, बर्लिन है, न्यूयॉर्क है या फिर जो है वारसा है। तो इसमें से आप लोग बता सकते हैं कि किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, लंदन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिनो कट प्रिंट मेकर जिनका नाम है चित्र प्रसाद। चित्र प्रसाद आप लोग जानते ही होंगे, जिनको लिनो कट के लिए जाना जाता है। लिनो कट यानी कि एक माध्यम होता है जो रबर की प्लेट होती है। इनका कालक्रम बताना है यानी कि जन्म के अनुसार बताना है। तो 1915 से 1978 है, 1991 से 1964, 1902 से 1969 या फिर 1945 से 1900 है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका जन्म जो हुआ है मतलब पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, 1915 में, यानी कि 1915 में इनका जन्म हुआ है और कहां पर, पश्चिम बंगाल में हुआ है। ये भी चीज याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसमें से ये है ऑप्शन ए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यशोधर पंडित। ये आप लोग के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका या व्याख्या किस नाम से करी है, जय मंगला से, रति मंगला, कला रत्न या फिर शिल्प रत्न। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जय मंगला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ पर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नई दिल्ली ही आप लोग बता देंगे। चलिए आसान, मतलब आपके लिए आसान ही क्वेश्चन है। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, नई दिल्ली। एंड क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। 5 की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी ये कहां पर स्थित है, क्या ये नई दिल्ली में स्थित है, चेन्नई में स्थित है, अहमदाबाद में है या फिर जो है मुंबई में हो जाएगा। तो इसमें से जहांगीर आर्ट गैलरी ये कहां पर हो जाएगी, तो मुंबई में हो जाएगी। ओके, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, मुंबई। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यंग चित्रकार यानी कि कार्टूनिस्ट स्वर्गीय जिनका नाम है मारियो मिरांडा, और इनको यानी कि स्वर्गीय यानी कि आफ्टर डेथ इनको 2012 में किस पुरस्कार से नवाजा गया था। क्या वो पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था, भारत रत्न मिला था या फिर जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसमें से बता देते हैं जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2012 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, तो 1854 में हुई थी, 1954 में हुई थी, 2001 में हुई थी या फिर जो है 2011 में हुई है। तो इसके जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बता सकते हैं कि हाँ 1954 में ही जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमरनाथ और कश्मीर के चित्र, अमरनाथ और कश्मीर के चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं। क्या यहाँ पर नारायण श्रीधर बेंद्रे या एनएस बेंद्रे, राम कुमार, बीसी सान्याल या फिर एसएच रजा के द्वारा बनाया गया है।
तो इसमें से आप लोग बता सकते हैं जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर नारायण श्रीधर बेंद्रे हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन आपका ये वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक है तो शिव कुमार, सितारा देवी, बिस्मिल्लाह खां या फिर हरि प्रसाद चौरसिया। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं शिव कुमार, सितारा देवी, बिस्मिल्लाह खां या फिर जो है हरि प्रसाद चौरसिया। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, जिनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से बांसुरी वादक पहचाने हैं। इसी तरीके से आपके आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे आपका म्यूजिक से भी हो सकता है या फिर जो आपका फोक आर्ट से भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। भातखंडे संगीत महाविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है प्रयागराज में है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है या फिर जो है बरेली में है। तो भातखंडे संगीत महाविद्यालय ये कहाँ पर हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, लखनऊ। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? ये भी आप लोग के लिए बहुत ही आसान है, तो बता सकते हैं त्रिमूर्ति, हाथी की मूर्ति, विष्णु मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, त्रिमूर्ति हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इसमें से एलिफेंटा की जो है त्रिमूर्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, धूली चित्र कहते हैं, धूली से आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, धूली यानी कि जो धूल। तो इसमें से जो है धूली चित्र किसे कहते हैं? रंगों के चूड़ से बना चित्र है, फूलों की पंखुड़ी से बना चित्र है, द्रव्य मिश्रित रंगों से बना चित्र है, लकड़ी के बुरादों से बना चित्र है। तो रंगों के चूड़ से बना, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, रंगों के चूड़ से बना ही क्या होता है, धूली चित्र कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, कुछ स्टूडेंट समझेंगे कि 2 है, कुछ स्टूडेंट समझेंगे कि 6 है ना, दोनों लोगों का ये रहता है। तो मैं अगर आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा सिगिरिया में जो गुफाएं होती हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि 2 ही होती हैं, और जिसमें 6 अंतः कक्ष हैं, यानी कि अंदर कक्ष बने हुए हैं। तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि हाँ 2 ही गुफाएं हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, खजुराहो में किस धर्म से संबंधित मंदिर पाए जाते हैं? शैव, वैष्णव, जैन या फिर तीनों? तो आप लोगों ने देखा होगा खजुराहो से संबंधित, यानी कि हम कह सकते हैं खजुराहो में जो मंदिर बने हुए हैं, तो का समय जो है इसका 950 से जो है 1050 का समय था। और किसके समय में बने थे? यहाँ पे चंदेल के समय में बने हुए हैं। तो यहाँ पर शैव, वैष्णव, जैन और ये तीनों ही धर्म से बने हुए हैं, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, विष्णु की मूर्ति में जो गदा है, विष्णु की मूर्ति में जो गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया है? क्या वो एक सहचरी है या फिर अलौकिकता है, सहचर है या फिर जो है वाहन है? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सहचरी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सहचरी। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, पश्चिमी भारतीय शैली के चित्रों में मानव आकृतियों की बनावट कैसी होती है? तो पश्चिमी भारतीय शैली, यानी कि पश्चिमी भारतीय शैली यहाँ पर किसकी हो गई, किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे अपभ्रंश की बात कर रहा है। तो गुड्डे गुड़ियों जैसी अलंकारिकता या जकड़ी हुई एवं ऐंठन युक्त लोक कला जैसी लिख दिया गया है। तो इसमें से आपको ये नहीं करना है, तो बता सकते हैं कि हाँ गुड्डे गुड़ियों जैसी। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, गुड्डे गुड़ियों जैसी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या है? मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो बता सकते हैं ताड़पत्र, कपड़ा, कागज या फिर तीनों। जैन शैली के जो चित्र हैं उनके धरातल क्या है? तो ताड़पत्र भी बने हैं, कागज पर भी बने हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि हमें तीनों के तीनों पर दिखाई देते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है हेमंत चंद्राचार्य हैं या फिर राय कृष्ण दास है, आनंद कुमार स्वामी है या फिर जो है बुद्ध घोष है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरित्र के रचयिता जिनका नाम है क्या हो जाएगा, हेमचंद्राचार्य हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, लौर चंद्रा के लेखक थे। तो चलिए आप लोग भी बताइएगा कि लौर चंद्रा जो ग्रंथ था यहाँ पर कौन कौन सी, मतलब भारतीय शैली में कौन कौन सी में शैली का चित्रण किया गया है, मतलब इस ग्रंथ का किस कौन कौन सी शैली में चित्रण किया गया है लौर चंद्रा। तो लौर चंद्रा के लेखक हैं मुल्ला दाऊद,
वात्स्यायन, महावीर या फिर जो है नागरीदास। तो बता सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। ओके, तो याद रखिएगा, तो कौन सा हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है। पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि पहले ये चीज है, मुद्रण कला में दो अक्षर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने लिखा है ए, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मैंने लिखा है ए है, और फिर मैंने उसके बाद जो है क्या लिख दिया, यहाँ पर वी लिख दिया, ये जैसे कि वी लिख दिया। अब ये चीज ए इधर लिखा है और एक तरफ जो है वी यहाँ पर लिखा है, मतलब वी ऐसे लिखा है। तो इसमें जो है कर्निंग है, यानी कि यहाँ पर जो है देख रहे हैं ये इस तरीके से, यानी कि इसको ओवरलैप, यानी कि इसको एक तरीके से व्यवस्थित करके लिखना, मतलब कोई भी अक्षर को व्यवस्थित करके लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, कर्निंग कहलाता है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, कर्निंग हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना इस जो मैं कहने करी। अब देखो ये चीज है ए और वी लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी कर्निंग है ही नहीं क्योंकि इसको व्यवस्थित करा ही नहीं है। यहाँ पर ए लिख दो, डब्ल्यू, जैसे कि इस तरीके से, मान लो आसानी भी नहीं रहती है पढ़ने के लिए, अगर दूर दूर अक्षर लिखे होंगे, मान लो ए लिखा है, फिर इधर बी लिखा है, फिर यहाँ पे टी लिखा है, फिर डब्ल्यू लिखा है, इस तरीके से है। मान लो कोई भी एक शब्द ही है, आर्ट शब्द ही है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आर्ट है, तो आप लोग को बड़ा अजीब लगेगा कि कैसे लिखा है, लेकिन हाँ इसको एक तरीके से व्यवस्थित करके लिखेंगे तो हाँ आप लगेगा कि हाँ आर्ट लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लगेगा कि नहीं, ये ट्रैकिंग होता है, ये एक ट्रैकिंग है, ये इस तरीके से लिखा है ना, एक एक करके एक एक शब्द लिखा है, ये ट्रैकिंग होता है। तो राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष जो है, यानी कि 2 मीटर ऊंची प्रतिमा किस काल से संबंधित है। तो मौर्य काल से है, या फिर जो है शुंग काल से है, गुप्त काल से है, या फिर जो है कुषाण काल से है। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, तो मौर्य काल से संबंधित हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर आपका मौर्य काल। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। इट्रक्शन कला किससे संबंधित है, मतलब इट्रक्शन कला जो है क्या वो यूनान से संबंधित है, प्राचीन मिस्र से संबंधित है, प्राचीन रोम से संबंधित है, या फिर जो है प्राचीन चीन से संबंधित है। तो इसमें से आप लोग राइट आंसर बता सकते हैं। तो इट्रक्शन कला है वो किससे संबंधित हो जाएगी, प्राचीन रोम से संबंधित हो जाएगी। तो इसको याद रखिएगा, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, प्राचीन रोम। हाँ, तो इट्रक्शन कला जो है किससे संबंधित हो जाएगी, प्राचीन रोम से संबंधित हो जाएगी। एंड क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रुपए का नवीनतम प्रति को निर्मित करने वाले जो है कौन है, क्या वो डॉक्टर उदय कुमार है, या फिर जो है गौतम जो है साफ, या फिर जो है पंकज कुमार, या डी रजा है। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, उदय कुमार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी, क्या वो 1556 में हुई थी, या फिर 1450 में हुई थी, 14 या फिर 1630 में हुई थी, या फिर जो है 1665 में हुई थी। तो भारत की बात कर रहा है, और भारत में कहां पर, यानी कि किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, और पुर्तगालियों के द्वारा कहां पर, गोवा में। और कब हुई थी, तो गोवा में हुई थी, और स्थापना कब, 1556 में हुई है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है। तो पोथी चित्रण का प्रारंभ यहाँ पर पूछा गया है, पाल शैली, जैन शैली, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है। तो पटुआ मधुबनी, कोटा, कालीघाट, या फिर लाल घाट। तो पटुआ है, यानी कि पट चित्र है, और पट चित्र जो है आप लोग का किससे संबंधित हो जाएगा तो पटुआ चित्र जो है आप लोग का इसमें से जो है कालीघाट से संबंधित हो जाएंगे। ओके, तो याद रखिएगा कालीघाट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। सांची और भरहुत स्तूप जो है किस काल में बने हैं। सांची और भरहुत मतलब सिंपल से ही मान सकते हैं। तो क्या वो गुप्त काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, या फिर जो है मौर्य काल से। तो आप लोगों को बता देते हैं कि सांची और भरहुत जो है किस काल में बने थे। ये जो है स्तूप का यहाँ पर शुंग काल में बनाए गए हैं। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, शुंग काल हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 है, तीजन बाई किस रूप में प्रसिद्ध है। तीजन बाई किस रूप में प्रसिद्ध है, इसमें से पूछा गया है
क्या एक ये पांडवानी गायिका है, या फिर जो है पॉप सिंगर है, या अभिनेत्री है, या फिर जो है चित्रकार है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? पांडवानी गायिका हो जाएंगी। ओके, तो याद रखिएगा तीजन बाई किस रूप में प्रसिद्ध है? तो पांडवानी गायिका। क्वेश्चन नंबर 29 है, गढ़ी कला केंद्र संबंधित है, क्या वो भारत कला भवन से है, भारत भवन से है, या फिर सांस्कृतिक केंद्र से है, या फिर राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से है? तो राइट आंसर आपको इसमें से बताना है, तो आप लोग बता सकते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? गढ़ी कला केंद्र संबंधित है, तो वो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। 1 मिनट रुक जाइएगा। क्या करूँ, डॉग भौंकने लगता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 29 है, गढ़ी कला केंद्र संबंधित है, भारत कला भवन, तो बता सकते हैं कि हाँ राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य विज्ञापन यानी कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग का रूप ही नहीं है? आउटडोर में जैसे आप लोग देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, आप लोग को होर्डिंग दिखाई देते होंगे, पोस्टर भी दिखाई देते हैं, ये सब क्या है? आउटडोर है। ठीक है, अब इसमें से नहीं है, जैसे कि इसमें से बिल बोर्ड भी है, आउटडोर है, बस शेल्टर भी आउटडोर है, कियोस्क भी है, वो भी आउटडोर ही है। लेकिन इसमें से एक नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? डैंगलर हो जाएगा। पहले बता देते हैं डैंगलर किस तरीके से होगा। आपने कभी देखा होगा, शॉप पर गए होंगे तो इस तरीके से बहुत सारे हर डिजाइन में होते हैं, हर डिजाइन में होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे लिखा होता है कि हाँ 50% डिस्काउंट है ना, ये लिखा हुआ होता है, ऐसे देखा है? कुछ ऐड है तो कुछ नया कुछ आया हो तो उसके ऊपर लिखा है, कुछ राउंड शेप में होते हैं, मतलब एक हैंगिंग की तरह, डैंगलर इस तरीके से होते हैं। तो ये है, क्या होते हैं? डैंगलर होते हैं। वो शॉप के अंदर ही होते हैं या फिर मॉल के अंदर ही होते हैं, मतलब ये कह सकते हैं वो बाहर नहीं होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, अभिव्यंजनावाद का जन्म जो है किस देश में हुआ था? अब सभी स्टूडेंट पहले बताएंगे अभिव्यंजनावाद का समय कब से कब तक माना जाता है। तो बताइएगा अभिव्यंजनावाद का जन्म किस देश में हुआ है? इटली में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, या फिर जो है रूस में हुआ है? तो अगर हम अभिव्यंजनावाद की समय की बात करते हैं तो इसका समय आप लोगों ने पढ़ा होगा 1905 से जो है कितना हो जाएगा? 1925 तक का समय हो जाएगा। और यहाँ पर कहा जर्मनी, तो इसमें से किस देश में हुआ है? तो बता सकते हैं इटली, फ्रांस, जर्मनी। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल जर्मनी ही हो जाएगा। ओके, अभिव्यंजनावाद का अच्छा इसमें से जो है पूछा गया है, नहीं इसमें से जो पूछा गया है कि मतलब जन्म पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। बाकी जर्मनी में कह सकते हैं उदय हुआ है, तो फ्रांस हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं भी क्या कर रही हूँ, गलत हो जाएगा ऐसे तो। जर्मनी में हुआ है, फ्रांस का कहाँ हुआ है? अभिव्यंजनावाद का पूछा है ना, तो इसमें से जो है वो जर्मनी ही है। राइट आंसर जर्मनी है। अभिव्यंजनावाद का जन्म है क्योंकि किस देश में हुआ है? 1905 से 1925 का समय था, और ये कहाँ हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्राक लिखा है, बाक लिखा है इसमें, ब्राक है। तो ब्राक का प्रथम घनवादी चित्र बना था, तो आप लोगों ने पढ़ा था 1907 में पिकासो का। पिकासो का कौन सा है? अविगन वाला चित्र है। तो इसमें से पूछा गया है कि ब्राक का प्रथम घनवादी चित्र तो किस समय में बनाया गया है? चलिए बताइएगा। निर्वस्त्र आकृति, द स्टाइल, पंखा लिए स्त्री, सूर्य का रथ। तो इसमें से बता सकते हैं इसको बनाया गया था तो 1908 में बनाया गया है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? 1908 हो जाएगा ब्राक का प्रथम घनवादी चित्र। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा है? 1908 में इसको बनाया गया था ब्राक के द्वारा। ब्राक पता ही है घनवाद के ही कलाकार है। क्वेश्चन नंबर है 33। तो चलिए बताइएगा सर्वोच्चवाद का समय कितना है? मतलब और समय भी बताइएगा, साथ साथ में ही बताइएगा कहां से कब से, मतलब ये जो है, क्या करूं मेरा डॉगी भी ऐसा है, हमेशा भौंकता रहता है। जॉन ग्रीस, काजिमिर मालवेश, वॉन्डर लेक, या फिर जो है कार्लो कारा। कार्लो कारा है। तो सर्वोच्चवाद का बताना है, सर्वोच्चवाद के, और सर्वोच्चवाद के जो है प्रणेता ही माने जाते हैं, जिनका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और इसका जो प्रमुख कलाकार था, तो इसमें से प्रमुख कलाकार कौन सा हो जाएगा? वो है काजिमिर मालविच। और काजिमिर मालविच ही जो थे, मतलब ये क्या थे? सर्वोच्चवाद के प्रणेता थे।
और इसका जन्म हुआ है तो वो कहां पर, यानी कि मास्को रूस में हुआ है। याद रखिएगा, मास्को रूस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, मानक ब्रॉन्ज में, मतलब इसका जो मानक बताना है वो मानक कौन सा है। तो मानक ब्रॉन्ज में निम्नलिखित में से सही क्या मतलब होगा। तो 90% टावा, 7% टिन, 3% ये। इसमें तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि ठंड की वजह से ऐसा लग रहा है कि इसमें भी फॉग आ गया है, मुझे स्क्रीन एकदम ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है। चलिए कोई बात नहीं, कभी कैमरा ऐसा सेट हो जाता है कि कुछ ब्लैक दिखाई देता है। हाँ, ब्रॉन्ज में निम्नलिखित में से सही क्या होना चाहिए। तो 90%, 7%, 3%। तो इसमें से तुरंत आंसर देख के बता सकते हैं कि हाँ 90% तांबा होना चाहिए, 7% टिन होना चाहिए, 3% जो है जस्ता होना चाहिए। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा आपका 90% तांबा, 7% टिन, बाकी 3% क्या, जिंक। क्वेश्चन नंबर 35 है, चिदंबरम के नटराज मंदिर में भरतनाट्यम शैल पर आधारित नृत्य कलाओं की कितनी मुद्रा अंकित है। क्या 102 है, या फिर 104 है, 106 है, या फिर 108 है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, टोटल यहाँ पर 108 हो जाएगा। चिदंबरम के नटराज मंदिर में भरतनाट्यम शैल पर आधारित नृत्य कलाओं की कितनी मुद्रा है, 108। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कभी कभी आगे ही बढ़ जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 पर थे ना, हाँ 35 था। तो 35 क्या कह रहा है, चिदंबरम के 36 है, किसके अनुसार कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। अब भौतिक सत्ता है, भौतिक यानी कि जितनी भी जरूरत की चीजें होती और उसकी बात कर रहा है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रूसो, हीगल, क्रोचे या फिर हर्बर्ट रीड। तो बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा, हीगल हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, नीला अश्वारोही। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि अभिव्यंजनावाद में पढ़ा होगा, दो ग्रुप पढ़े होंगे, दो समूह पढ़े होंगे। नीला अश्वारोही ब्लो राइडर और डाइब्रक नामक संस्था का संस्थापक कौन था। इसमें से आप लोग को बताना है। तो क्या कांडिस्की है, कोकस्का है, पॉल क्ली है, या फिर जो है फ्रेंच मार्क है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो बता सकते हैं कांडिस्की। नीला अश्वारोही नामक संस्था का संस्थापक कौन हो जाएगा, कांडिस्की। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है, नारी की आशा हत्या, मर्डर द होप ऑफ विमेन नामक शीर्षक से पोस्टर लिथोग्राफ चित्र 1909 ईस्वी में किसने बनाया है। क्या इन्होंने कोकश्का ने बनाया है, पॉल क्ली है, मुंक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन है तो इन्हीं में से ही है। जो कौन हो जाएंगे, ऑस्कर कोकश्का। और ऑस्कर कोकश्का कहाँ के हैं, तो ये भी अभिव्यंजनावाद के हैं। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है कि कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष, कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष जो बनाया है वो किसका प्रसिद्ध चित्र है। या वो कांडिस्की का है, किचनर का है, एडवर्ड मुंक का है, या फिर जो है पॉल क्ली का हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें से बता सकते हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, पॉल क्ली। तो कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किसका प्रसिद्ध चित्र है, तो पॉल क्ली का हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं, इटली की आधुनिक कला का जन्म हुआ है। तो इटली की आधुनिक कला का जन्म हुआ है, और यानी कि भविष्यवाद से, पुनर्जागरण से, घनवाद से, या फिर जो है फौवाद से। और साथ ही साथ आप लोग बताइएगा कि भविष्यवाद, आप लोग तो आंसर बता ही देंगे कि इटली की आधुनिक कला का जन्म हुआ है, तो यानी कि भविष्यवाद का समय की बात कर रहा है। तो भविष्यवाद का समय जो है कब से कब तक माना जाता है, 1909 से लेकर जो है 1917। तो इटली की आधुनिक कला का जन्म हुआ है, तो बता सकते हैं भविष्यवाद में 1909 से लेकर 1917 जिसका समय था, इसका याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भविष्यवाद के प्रणेता कौन है। तो भविष्यवाद के प्रणेता, तो बता सकते हैं भविष्यवाद के प्रणेता कौन है, फिलिप्पो टॉमासो मैरिनेत्ती, या फिर जो है द्यूसा, ये दूसा होगा, या फिर मुकिसिस सांगोजा। तो फिलिप्पो टॉमासो मैरिनेत्ती। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फिलिप्पो टॉमासो मैरिनेत्ती भविष्यवाद के प्रणेता। और बाकी भविष्यवाद का समय आप लोग को बता ही दिया है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत था, मतलब कौन सा सिद्धांत था भविष्यवाद का। तो क्या वो ज्यामिति व ठोस रूप था, मतलब ज्यामिति या ठोस रूप देना था उसका सिद्धांत था,
या फिर छाया व प्रकाश, या फिर जो है समयावच्छेद, ये हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, समयावच्छेद हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है ही नहीं? भविष्यवाद, किरणवाद, सर्वोच्चवाद, घनवाद। तो फिलिपो थॉमस और मेरिनेत्ती बिल्कुल सही है। किरणवाद के मिखाइल लॉरिनोव बिल्कुल सही है। सर्वोच्चवाद के काजिमिर मालविच ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन घनवाद के देलाक्रा नहीं है। घनवाद के तो बहुत सारे कलाकार हैं, हॉर्नग्रीस भी हैं, पिकासो भी हैं, ब्राक भी हैं, लेकिन देलाक्रा नहीं है। क्योंकि देलाक्रा आप लोग कहाँ से पढ़ते हैं, तो रोमांसवाद। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, रोमांसवाद। तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। टेपेस्ट्री क्या है? अलंकृत पर्दे हैं, या फिर अलंकरण युक्त टाट है, रेशमी पट है, सफेद शिफॉन है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बता सकते हैं टेपेस्ट्री क्या हो जाएगा, अलंकृत पर्दे हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 क्या कह रहा है, तंत्र कला के प्रणेता कौन है? तंत्र कला के प्रणेता कौन है? केसीएस पनिक्कर है, जीआर संतोष है, जे स्वामीनाथन, रविंद्रनाथ टैगोर है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तंत्र कला के प्रणेता है, तो तंत्र कला के प्रणेता कौन हो जाएंगे? देखो, जीआर संतोष तो आप लोग पढ़ते होंगे, ये बाद में आएंगे, यानी कि इनको नवतंत्र मतलब नवतांत्रिक कलाकार कहा जाता है। जीआर संतोष को नवतांत्रिक कलाकार कहा जाता है। इसमें से तंत्र कला है जो है प्रणेता है, तो वो कौन हो जाएंगे, केसीएस पनिक्कर हो जाएंगे। आप लोगों ने इनकी देखी होगी, जो केसीएस पनिक्कर है, मतलब ये कह सकते हैं एक प्राचीन लिपि, मतलब ये कह सकते हैं जो प्राचीन लिपि थी, जो ऐसी इन्होंने लिपि लिखी थी, पढ़ी ना जा सकने वाली, पढ़ी ना जा सकने वाली, मतलब ऐसी लिपि का इन्होंने प्रयोग करा था। लिपि, प्राचीन लिपि प्रयोग करी थी जो पढ़ी ना जा सकने वाली थी। तो चलिए बताइएगा, देवनागरी लिपि का किसने प्रयोग करा था? जो तांत्रिक का ही कलाकार है, मतलब तांत्रिक कलाकार है। तांत्रिक कलाकार समझ रहे हैं ना कि क्या होता है तांत्रिक कलाकार, जिसमें से मतलब कह सकते हैं कि कुछ शेप हो गए, ज्योमेट्रिकल शेप हो गए, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल मतलब ऐसे प्रयोग करना जो कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट में हो, या इस तरीके से कह सकते हैं। तो केसीएस पनिक्कर जो है इसमें से हो जाएंगे। बाकी जे स्वामीनाथन भी हैं, के लक्ष्मण गौड़ भी हैं, वो लक्ष्मण पै भी हैं, अन्य में लक्ष्मण पै भी पढ़ते होंगे, निरोध मजूमदार भी पढ़ते होंगे, निरोध मजूमदार भी पढ़ते होंगे, और प्रभाकर बर्बे भी पढ़ते होंगे, मतलब बहुत सारे कलाकार हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्वास्तिक प्रतीक है मंगल कामना का, सौंदर्य का, टोना टोटका का, भूत प्रेत का। तो चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो स्वास्तिक जो है नाम से ही लग रहा होगा कि मंगल कामना से, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, मंगल कामना। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। लिथोग्राफी से छापा चित्र निकाले जाते हैं। तो लिथोग्राफी से छापा चित्र निकाले जाते हैं सतह उत्कीर्णन करके, सतह पर रेखांकन करके, सतह को उभार करके, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर है बताना है कि लिथोग्राफी से छापा चित्र निकाले जाते हैं सतह को उत्कीर्णन करके, सतह पर रेखांकन करके, सतह को उभार करके, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बता देते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सतह पर रेखांकन करके, उत्कीर्ण करके नहीं। उत्कीर्ण करके हो जाए तो वो इंग्रेविंग हो जाएगा, तो इसलिए उत्कीर्ण करके नहीं, सतह पर रेखांकन। क्योंकि लिथोग्राफी जो होती है वो कौन सी होती है, प्लेनोग्राफी होती है। ये कौन सी होती है, प्लेनोग्राफी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्कीर्णन विधि नहीं है, उत्कीर्णन विधि नहीं है। तो यहाँ पर एचिंग हो जाएगा, एक्वाटिंट हो जाएगा, काश उत्कीर्णन, लिथोग्राफी। उत्कीर्णन विधि यानी कि जिसमें से इंग्रेविंग किया जाता है वो नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, कास्ट उत्कीर्णन हो जाएगा। ओके, तो इसमें से जो है, अच्छा उत्कीर्णन विधि नहीं है, उत्कीर्णन तो कास्ट में भी तो उत्कीर्णन ही किया जाता है, तो इसमें से लिथोग्राफी करिएगा। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा था उत्कीर्णन विधि नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्लेनोग्राफी है। सेम मतलब घुमा के क्वेश्चन कर दिया है। एक आप लोग देख रहे हैं ना कि इसमें से क्या है, लिथोग्राफी से छापा चित्र निकाले जाते हैं, तो सतह पर रेखांकन करके, यहाँ पे ये लिखा है, और इसमें से ये चीज लिखा है कि उत्कीर्णन विधि नहीं है, तो इसी से में लिथोग्राफी, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, बस समझना है। क्योंकि ये जो होता है प्लेनोग्राफी, प्लेनोग्राफी में इंग्रेव नहीं किया जाता है, ये प्लेन होता है।
क्वेश्चन नंबर 49 है, स्टिल लाइफ पेंटिंग होती है। स्टिल लाइफ क्या होता है, यानी कि स्थिर होता है, और स्थिर में जो है ज्यादातर निर्जीव वस्तुओं का या फिर कह सकते हैं लाइव स्केच भी बनाते हैं, जो सामने चीजें रखी होती हैं, जैसे कोई भी वस्तु हो गया, चाहे टेबल हो गया, चेयर हो गया, बॉटल हो गई, बकेट हो गई, कुछ भी, तो ये निर्जीव वस्तुओं का चित्रण किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 50 है, छेपांकन पद्धति है, छापा कला से है, रेखांकन है। छेपांकन मतलब ये कह सकते हैं क्या होता है, स्टेंसिल होता है। तो छेपांकन जो है ये जो है क्या हो गया, स्टेंसिल, छेपांकन या फिर कह सकते हैं स्टेंसिल, और स्टेंसिल भी जो है मतलब छापा कला में मतलब ये आ जाएगा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, रेखांकन, रंगांकन या फिर जो है सभी के सभी पूछा गया है। तो इसमें से आप लोग सिंपल सा कर सकते हैं कि ये जो छापा कला के अंतर्गत ही आता है। तो राइट आंसर इसमें से छापा कला। एंड क्वेश्चन नंबर 51 है, वर्ष 1925 की फिल्म प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका किसने निभाई है। शारदा चरण उकील ने, असित कुमार हल्दर ने, चित्रनाथ मजूमदार ने, अब्दुल रहमान चुगताई ने निभाई है। तो राइट आंसर इसमें से बता सकते हैं वो कौन हो जाएंगे, शारदा चरण उकील हो जाएंगे। ओके, तो वर्ष 1925 ईस्वी में फिल्म प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका, देख लो आर्टिस्ट भी हैं, कलाकार भी हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है, आधुनिक कला का तो हो नहीं सकता है, तो इसमें से जो है सिंधु सभ्यता की कला भी नहीं हो सकते हैं, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला हो जाएगी। तो राइट आंसर इसमें से बता सकते हैं वो कौन सा हो जाएगा, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। तो राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं कि आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है, जंगल युग, प्रागैतिहासिक युग, वैदिक युग या फिर जो है सैंधव युग। अब इसमें से बताना है तो आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो बता सकते हैं कि हाँ प्रागैतिहासिक युग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, हाथ के छापे, हाथ के छापे देख लो, पहले भी प्रिंट होता था, क्योंकि जानते हैं ना ये हमारा ड्राइंग का पार्ट है और ये हमारा ग्राफिक का पार्ट है, यानी कि ये ड्राइंग अगर किसी दूसरे पर प्रिंट हो जाती है तो वो छापा कला में आ जाता है, चाहे वो हाथ से प्रिंट किया हो या फिर जो है किसी पेपर से ही हुआ हो, तो वो उसी से ही रिलेटेड हो जाता है। तो हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिलते हैं, विंडम, सरहोघाट, लखनिया दरी या फिर जो है विजयगढ़। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, सरहोघाट। क्वेश्चन नंबर 55 है, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है, प्रागैतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल या फिर जो है मौर्य काल से हो जाएगा। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का, प्रागैतिहासिक से तो है नहीं, ऐतिहासिक से भी नहीं है, ना ही मौर्य काल से, तो एक ही ऑप्शन बचता है, आद्य ऐतिहासिक से संबंधित हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 56 से बढ़ते हैं, घूमती हुई तस्तरियां, घूमती हुई तस्तरियां का सृजन किसने करा है। तो इसमें से मार्शल दूसा है, देलाक्रा है या फिर जो है पॉल गॉगिन के द्वारा हुआ है। तो इसमें से बता सकते हैं किसके द्वारा हुआ है, तो मार्शल दूसा के द्वारा हुआ है। घूमती हुई तस्वीरें ये जो है दूसा, कुल लिखा होगा, क्ली होंगे, पॉल क्ली होंगे, जो भी है आर्टिस्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक्शन पेंटिंग्स के लिए कौन सा कलाकार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, पॉल क्ली, मार्क रोथको, जैक्सन पोलाक या फिर ऑस्कर कोकश का। तो राइट आंसर इसमें से बता सकते हैं एक्शन पेंटिंग, ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, जैक्सन पोलाक। क्वेश्चन नंबर 58 है, पॉप आर्ट का चित्रकार है, तो बता सकते हैं, ये भी आप लोग के लिए आसानी क्वेश्चन है, तो बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एंडी वॉरहॉल हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं, ऑप कला का आरंभ किसने किया है, तो बिल्कुल बता सकते हैं विक्टर वासिली। अब तो आप लोग को याद हो गया, इसमें तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, पॉप आर्ट, ऑप आर्ट, इसमें कंफ्यूजन होने वाला तो कोई अब रहा ही नहीं गया। एंड क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं, ज्यामितीय कला के प्रणेता है, आप लोगों ने ज्यामितीय कला का प्रणेता पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, तो ज्यामितीय कला के जो प्रणेता हैं मोंड्रियान है, पिकासो है, साल्वाडोर डाली है या फिर जो है पॉल गॉगिन है। आप लोगों ने समय पढ़ा होगा, नव लचीलावाद, नव लचीलावाद, नव लचीलावाद, नव लचीलावाद, प्लास्टिकिज्म, जिसे क्या कहते हैं, वस्तु निरपेक्ष कला। तो ज्यामिति कला के प्रणेता थे, तो यहाँ पे राइट आंसर में कौन सा हो जाएगा, पिएट मोंड्रियान। ओके, ये
ऐसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 61 है, पिक्टोग्राफी क्या है? तो पिक्टोग्राफी पूछा गया है। तो पिक्टोग्राफी क्या है? चित्रलिपि है, कदकाब है, इलस्ट्रेट है या फिर मेजर आर्ट है? तो पिक्टोग्राफ वो सॉरी हाँ ये पिक्टोग्राफी लिखा है। तो पिक्टोग्राफी क्या है तो ये बता सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक चित्रलिपि है। ये तो सब लोग जानते ही होंगे, ये तो पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, अकादमिक कला है। अकादमिक कला है तो वो क्या है जिसमें नवीनता, देखो अब वो पहले क्या होता था, अकादमिक कला है। अकादमिक कला हो गया यानी कि जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट था उस टाइम में, जो भी सिलेबस चलता था, जो भी चीजें चलती थी, वो यूरोप का जितनी भी पुराने इतिहास या यूरोप की कला या इस तरीके से वो चीज पहले काम होता था। मतलब जो भी चीजें नई प्रयोग करी थी आधुनिक काल में, वो चीजें प्रयोग नहीं करी जाती थी। मतलब कोई भी नई चीजों का प्रयोग नहीं हुआ था, ये कहने का मतलब है। अकादमिक कला के जिसमें नवीनता व प्रयोगशीलता का स्थान नहीं दिया जाता था। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला। एंड क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित से अग्रगामी है। अग्रगामी रंगतें क्या होती हैं? यानी कि पृष्ठगामी ठंडे कलर होते हैं, अग्रगामी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? गर्म रंग होते हैं। तो अग्रगामी है तो ये कौन से हो गए? गर्म रंग है। पृष्ठगामी जो होती हैं वो कैसे होते हैं? यानी कि पृष्ठगामी जो होते हैं वो ठंडे रंग होते हैं। तो इसमें से लाल, नारंगी, पीला या फिर जो है सभी के सभी। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? कि इसमें से तो सभी के सभी जो है मतलब वार्म कलर है, तो इसमें सब हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से समीपस्थ रंग नहीं है। समीपस्थ रंग आप लोग समझ रहे हैं, जो नहीं पूछा गया है, जो आसपास होते हैं। तो आप लोग को सिर्फ एक ऐसा डायग्राम बनाना है और पूरे प्राइमरी कलर लिख लेना है, लाल, पीला और नीला, बाकी ये हरा, दो रंग से मिलकर, इसी में से पीला लाल मिलकर जो नारंगी, मतलब पीला नारंगी ये समीपस्थ हो गया, नारंगी लाल हो गया, लाल बैगनी हो गया, बैगनी नीला हो गया, नीला हरा हो गया, हरा पीला हो गया, इसी तरीके से। मतलब पीला हरा, पीला नारंगी, लाल नारंगी, इसमें सभी के सभी है, लेकिन एक ही कलर नहीं जो दिखते होंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा? लाल नारंगी, वो सॉरी काला और सफेद। तो काला सफेद जो है हमारा कौन सा है? समीपस्थ कलर नहीं है। मतलब इसके पास आप लोग को ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 65 है, यूरोपीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है बरोक कला, पुनरुत्थान कला, और साथ साथ में बरोक कला का भी टाइम पीरियड बताइएगा सभी स्टूडेंट की कब से कब तक था। यूरोपीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है बरोक कला, पुनरुत्थान कला, गोथिक कला या फिर शास्त्रीय कला। तो यूरोपीय कला का स्वर्ण युग तो आप लोग जानते ही हैं, तो वो कब से माना जाता है? स्वर्ण युग पूछा है, और स्वर्ण युग माना जाता है तो बरोक कला से माना जाता है। ये तो पुनरुत्थान है, शुरुआत होती है, और इसका स्वर्ण काल जो है वो कब से माना जाता है? तो बरोक कला से माना जाता है। ओके, तो राइट मतलब जो है राइट आंसर आपका बरोक कला। तो इसका जो समय है वो 1600 से लेकर जो है 1750 तक का समय था। कितना है? 16 से जो है 1750 तक का समय था। और बरोक कला जो मतलब कह सकते हैं या मतलब जन्मी थी या उसका जन्म हुआ था, तो वो चीज बता सकते हैं वो कहां पर? इटली में ही। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। 1919 में मोनालिसा की एक अनुकृत चित्र के मुख पर मूछें अंकित कर उसको लिहुक लिहुक LHOOK लिहुक शीर्षक दिया था। मार्सेल दूसा, वैन गॉग, पिकासो, मातिस। बता सकते हैं राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? मार्सेल दूसा। एंड क्वेश्चन नंबर 67 है, होकोसाई जो है किस देश के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो होकोसाई जो है क्या वो भारत के हैं, चीन के हैं, जापान के हैं या फिर जो है अमेरिका के हैं? तो होकोसाई आप लोग ने पढ़ा होगा। अच्छा, ये होकोसाई जाने किस लिए चाहते हैं? चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट। होकोसाई तो ये तो आप लोग बता ही देंगे, जापान के हैं। ये कौन सी तकनीक के लिए जाने जाते हैं? होकोसाई पढ़ा है तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, दृष्टि भ्रम। दृष्टि भ्रम तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यानी कि नेत्रीय कला, ऑप आर्ट, ऑप्टिकल आर्ट की बात हो रही है, नेत्रीय कला। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप कला की बात हो रही है। तो राइट आंसर आपका ऑप कला। एंड क्वेश्चन नंबर 69 है, किसके चित्रों को पाब्लो पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय को तोहफे के रूप में दिया गया था? किसके चित्रों को पाब्लो पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय के मतलब एलिजाबेथ द्वितीय को तोहफे के रूप में दिया गया था? तो क्या वो मोहम्मद रहमान चुगताई के चित्र थे, MF हुसैन, राजा रवि वर्मा या फिर रविंद्रनाथ टैगोर?
तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? अब्दुल रहमान चुगताई। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निग्रो कला, निग्रो कला का प्रभाव किस कला पर पड़ा था? घनवाद पर, प्रभाववाद पर, उत्तर प्रभाववाद पर, या फिर जो है यथार्थवाद पर? अगर हम बात करते हैं तो निग्रो कला पर कौन से प्रभाव के किस कला पर पड़ा था? तो घनवाद पर पड़ा था। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? घनवाद हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाभी कलाकार है? और नाभी कलाकार है तो वो वियर है, मैरिज देनी है, बुनार है, या फिर जो है तीनों के ही तीनों है। तो इसमें से बता सकते हैं निम्नलिखित में से कौन नाभी कलाकार है? तो वियर भी है, मैरिज देनी भी है, बुनार है, ये जो है इसमें से तीनों हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा किस स्थान से संबंधित है? यक्षी चंद्रा, तो इसमें से प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा किस स्थान से संबंधित है? और यक्षी चंद्रा जो है आप लोगों का किससे संबंधित हो जाएगा? तो भरहुत स्तूप से हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? भरहुत स्तूप। क्वेश्चन नंबर 73 है। बाइजेंटाइन कला में सर्वोत्कृष्ट, मतलब सर्वोत्कृष्ट दर्जे की पच्चीकारी, बाइजेंटाइन कला में सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छी जो पच्चीकारी करी गई थी वो जस्टिनियन के शासनकाल में, लियो प्रथम के शासनकाल में, लियो तृतीय के शासनकाल में, इनमें से कोई भी नहीं। तो बता सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? जस्टिनियन प्रथम के समय में। ओके, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? जस्टिनियन के शासनकाल में ही करी गई थी। ओके, नेक्स्ट बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। पच्चीकारी में चित्र बनाया जाता था तो रंगीन पत्थर से बनाया जाता था, कांच के टुकड़े से बनाया जाता था, मार्बल के टुकड़े से बनाया जाता था, या फिर इनमें से सभी है? तो अगर हम बात करते हैं इसमें से सभी के सभी, क्योंकि पच्चीकारी है और पच्चीकारी रंगीन पत्थर, कांच के टुकड़े, मार्बल, ये सब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एकाश्म है, यानी कि एक ही पत्थर से बना हुआ है, तो वो कौन सा हो जाएगा? देवगढ़ का विष्णु मंदिर है, भीतरगांव का ईट मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर है, दिल्ली का लक्ष्मी नारायण मंदिर है। तो बता सकते हैं एकाश्म है, यानी कि एक ही, मोनोलिथिक जिसे कहा जाता है। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? एलोरा का कैलाश मंदिर हो जाएगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? एलोरा का कैलाश मंदिर। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं कि सीढ़ियों से उतरती हुई नग्न आकृतियां चित्रांकन किसने किया है? तो क्या वो एडगर देगा ने, साल्वाडोर डाली ने, या फिर दूसरा ने, या फिर माते? सीढ़ियों से उतरती हुई नग्न आकृति, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो किसका हो जाएगा? मार्सेल दूसा के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। ओके, सीढ़ियों से उतरती हुई नग्न आकृति का चित्रांकन मार्सेल दूसा। मुमताज पद्धति का आविष्कार किया था मैक्स अर्नेस्ट के द्वारा हुआ है, या फिर विलियम ब्लैक के द्वारा हुआ है, एडगर देगा, या फिर जो है मार्सेल दूसा? तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? मैक्स अर्नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है। चंचल शिल्प के लिए प्रसिद्ध था, तो क्या वो मतलब कार्डर है, मार्सेल दूसा है, मोने है, या फिर जो है पेसारो है? तो बता सकते हैं वो हो जाएंगे कॉल्डर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है। मिनिएचर पेंटिंग है, तो मिनिएचर पेंटिंग तो आसानी से बता सकते हैं। मिनिएचर पेंटिंग कौन सी होती है? लघु पेंटिंग होती है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? मिनिएचर पेंटिंग एक लघु पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। 80 कहां गया? क्वेश्चन नंबर 80 है दृश्य चित्र में प्रकाश का प्रभाव चित्रण करने वाले प्रथम कलाकार थे। दृश्य चित्र में प्रकाश का प्रभाव चित्रण करने वाला प्रथम कलाकार था कैराविजियो, लियोनार्डो दा विंची, टर्नर, या फिर जो है रूबेंस? क्वेश्चन समझ के पढ़ेंगे तो आप लोग को हमेशा याद रहेगा। अब इसमें से क्या है? दृश्य चित्र में प्रकाश का प्रभाव, यानी कि ज्यादातर आप लोग ने पढ़ा होगा, बरोक कला में पढ़ा होगा। कैराविजियो जो है मतलब कहाँ की कलाकार है? वो बरोक के ही है। और बरोक में ही क्या था? मतलब प्रकाश को दिखाया जाता था, मतलब एक ऐसा प्रकाश दिखाया जाता था जो आपको एकदम भ्रमित कर दे, मतलब इस तरीके से था, एकदम चमक वाला, कि ऐसा लग रहा हो कि चित्र ही बाहर आना चाहते हो।
वो इस तरीके से था। तो दृश्य चित्र में प्रकाश का प्रभाव चित्र करने वाले जो प्रथम कलाकार थे वो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, जिनका नाम था कैरेवेजियो। ये सब तो बाद में आए हैं, विंची तो खैर थे ही नहीं, वो तो थे पहले लेकिन बाद में। कैरेवेजियो, तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, कैरेवेजियो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है कि मूर्तिकार राम छठपार जो है जाने जाते हैं, तो वो किस लिए जाने जाते हैं, कास्ट मूर्ति कला के लिए, धातु ढलाई मेटल कास्टिंग के लिए, या फिर जो है पत्थर उत्कीर्णन के लिए। तो बता देते हैं पत्थर उत्कीर्णन के लिए ही जाने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, प्रस्तर उत्कीर्णन। क्वेश्चन नंबर 82 है बाउस कला संस्था कब और कहां स्थापित हुई थी, 1919 जर्मनी में, 1950 इटली में, 1940 में फ्रांस में, 1921 से पेरिस में। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, 1919 जर्मनी में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ब्लो राइडर है, मतलब ब्लो राइडर है तो क्या वो म्यूनिक में कांडिस्की द्वारा स्थापित कलाकार मंडल है, या नीले रंग से पोशाक में घुड़सवार है, या फिर घुड़दौड़ का मैदान है, या फिर नव विचारों के प्रसार हेतु वार्षिक पत्रिका है। तो राइट आंसर आप लोग को पता ही लग गया है। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, म्यूनिक में कांडिस्की द्वारा स्थापित कलाकार मंडल। बॉडी कलर होता है, क्या वो सफेद रंग मिला गाढ़ा रंग होता है, काला रंग मिला गाढ़ा रंग, नीला और काला भूरा रंग, तो सफेद रंग मिला जो है गाढ़ा रंग होता है। तो राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ओके, हाँ तो सही है क्वेश्चन नंबर 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। कॉफी की चक्की शीर्षक से चित्र किसने बनाया है, क्या जॉर्ज ब्राक के द्वारा बनाया गया है, मार्सेल दूसा, बोत्तिचेली, या फिर जो है रैम्ब्रा। रैम्ब्रा को हमेशा रेखा ही लिख जाता है, तो कितनी बार कोशिश करो। हाँ तो ये किसका हो जाएगा, कॉफी की चक्की मार्सेल दूसा का। क्वेश्चन नंबर 86 है फ्रेस्को बूनो है, गीले प्लास्टर पर किया गया भित्ति चित्र है, सूखे। अब फ्रेस्को बूनो है तो इसका मतलब है गीला ही है, तो गीले प्लास्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है सबसे प्राचीन ईसाई कला के नमूने, सबसे प्राचीन ईसाई कला के नमूने पाए जाते थे, तो वो कहां पाए जाते थे, इटली के अंतर्बीम समाधि स्थानों की दीवारों पर। प्राचीन ईसाई कला के नमूने आप लोगों ने पढ़ा होगा समाधि स्थानों, जिसे क्या कहा जाता था, कैटाकॉम, कैटाकॉम। तो ये जो है इटली के अंतर्बीम समाधि स्थानों की दीवारों पर। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था, मतलब नारियां बनाते थे, या फिर जो है घोड़े बनाते थे, पक्षी बनाते थे, या फिर जो है जनजाति से संबंधित था। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, नारी। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों का प्रमुख विषय था तो वो नारी था, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। कोलाज क्या है, कोलाज तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, तो कोलाज क्या है, कागज आदि के चित्र भूमि पर चिपकाकर बनाई गई कलाकृति है, या फिर जो है खाने के पैकेट बाद शीशियों से बनाई गई कलाकृति है, चमड़े के टुकड़ों से बनाई गई कलाकृति है, या कोयला व लाजवती से बनाई गई कलाकृति है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कागज आदि को चित्रभूमि पर चिपकाकर बनाई गई। एंड कास्टिंग, एंड कास्टिंग आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे कि मतलब कोई पेंटिंग है उसको पुराने दिखाने के लिए एंड कास्टिंग का प्रयोग किया जाता था, मतलब ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा पुरानी है, कुछ ऐसा आप भी कर सकते हैं ऐसा बनाकर। तो इसमें से मोम में रंग मिलाकर जो है रंगांकन किया करते थे, मतलब ऑयल कलर होता ही है, ऑयल कलर में वैक्स मिला दिया गरम, और वो भी पिघला हुआ, ऑयल कलर भी पिघला हुआ, दोनों को साथ में लगाया। अब मोम क्या करेगा, वो सूख जाएगा, सूखने के बाद उस पर कलर भी लग जाता है, तो वो थोड़ा सा और भी ज्यादा थिक हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा उस पर कुछ छुट्टा छुट्टा ऐसा लगता है कि नहीं। आप लोग कभी ट्राई करिएगा, मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। वस्त्र चित्रण किन रंगों से किया जाता था, वस्त्र चित्रण, और वस्त्र चित्रण जो है यानी कि एक्रेलिक, एक्रेलिक मतलब फैब्रिक, और यही जो है फैब्रिक कलर, वस्त्र चित्रण जो है किस पर किए जाते हैं, यहाँ पर फैब्रिक हो जाएगा। ओके, मतलब एक्रेलिक को फैब्रिक कलर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है ब्रह्मचारियों द्वारा वधु का निर्वस्त्र करना, मार्सेल दूसा, पॉल सेजान। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये काफी मतलब ये कह सकते हैं काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो मार्सेल दूसा, पॉल सेजान, जॉर्ज सोरा, या फिर जो है पिकासो के द्वारा। तो राइट आंसर में से बता सकते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, मार्सेल दूसा के द्वारा बनाया गया है। ओके, तो राइट आंसर आपका ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। इंटैंको, इंटैंको है तो ये क्या कहा जाता है, तो दीवार पर चढ़ाई प्लास्टर की अंतिम परत होती है,
या फिर चित्र निर्माण का अंतिम रेखांकन होता है, गीले प्लास्टर पर रंगांकन करने की पद्धति होती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, दीवार पर चढ़ाई प्लास्टर की जो है अंतिम परत जो है इंटैंग को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, वुड कट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है। तो वुड कट तकनीक जो है चित्रकला छापा कला के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से उष्ण वर्ण यानी कि उष्ण क्या हो गया, उष्ण वर्ण नहीं है। तो उष्ण क्या होता है, तो इसमें से लाल है, नारंगी है, पीला है, या फिर जो है हरा है। अब इसमें से पूछा गया है नहीं, इस बात को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है यहाँ पर एक ही है, बाकी जो है कौन से हो जाएंगे, मतलब गर्म रंग हो जाएंगे। इसमें से उष्ण वर्ण नहीं है तो बस एक ही है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। ओके, तो ये जो है वो आपका ग्रीन है, उष्ण मतलब गर्म रंग, हरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, टाइपोग्राफी है स्थलाकृति छटा अनुचित्रक रूपांतरण। ये मतलब ये कह सकते हैं कि एकदम शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, और इसमें से एक टाइपोग्राफी है वो क्या हो जाएगा, एक मतलब एक शब्द की ही होती है और इसको व्यवस्थित करके लिखा होता है, तो यहाँ पे जो है स्थलाकृति हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, ट्रेसिंग पेपर है चित्र की अनुकृति को उतारने का कागज है, परंपरागत कला में प्रयोग करने वाला कागज है, परभाषी चित्रण है। तो इसमें से आपको बताना है। तो ट्रेसिंग पेपर है तो वो कौन सा हो जाएगा, चित्र की अनुकृति उतारने का कागज हो जाएगा, है ना। आपने ट्रेसिंग पेपर तो देखा होगा, जैसे छापा कला में वो भी कहा जाता है, जिलेटिन पेपर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते, 98 है, तान कहलाती है रंग का हल्का और गहरा पेन कहलाता है, या फिर गाढ़े रंगों से चित्र तान छोड़ मतलब छिड़ना, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो रंग का हल्का या गहरापन ही क्या कहलाता है, तान कहलाता है। ओके, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे प्राचीन मकबरा चित्र कहाँ अंकित है। सबसे प्राचीन मकबरा चित्र कहाँ अंकित है, मिस्र के हेराकोपोलिस मकबरे में, भारत के हुमायूं, इटली के एट्रिक्शन, या फिर जो है मेसोपोटामिया के कुस्तुनतुनिया के मकबरे में। तो सबसे प्राचीन मकबरा जो है वो कहां से हो जाएगा, हेराकोपोलिस मकबरे में, मिस्र के। ओके, नेक्स्ट बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। टेराकोटा है क्या एक मर्ड मूर्ति यानी कि पकी हुई मिट्टी है, या फिर जो है चीनी मिट्टी है, काली मिट्टी है, या फिर जो है इनमें से सभी के सभी हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो टेराकोटा, बहुत ही सिंपल से बता सकते हैं, मर्ड मूर्ति यानी कि पकी मिट्टी। ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने करी है, कृष्णर ने करी है, या फिर गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने करी है, उसी गांगुली, या फिर जो है जेपीजी मूलर। इसमें से तो सिंपल से एक ही ऑप्शन दिया है, तो आप लोग को तो एक ही ऑप्शन करना है, तो बता सकते हैं कि हाँ जी एन टैगोर के द्वारा ही किया गया है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, जी एन टैगोर। क्वेश्चन नंबर 102 है, ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई है, 1961, 67, 1963 तो 1962। तो बता सकते हैं 1963 में ही इसकी स्थापना हुई है। ओके, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। एम.एफ. हुसैन के चित्रों के विदेश में प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित करी गई थी। एम.एफ. हुसैन के चित्रों की विदेश में ज्यूरिक, पेरिस, नई दिल्ली, या फिर जो है लंदन में आयोजित करी गई। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, ज्यूरिक में। ओके, इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन के चित्रों की विदेश में प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित करी गई थी, वो ज्यूरिक में ही करी गई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। अजंता की 16 गुफा में सबसे सुंदर चित्र कौन सा है। तो बताना है, हस्ती जाता है, श्रावस्ती का चमत्कार है, सुजाता की खीर है, या फिर जो है बुद्ध उपदेश है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 16वीं गुफा में सबसे भव्य चित्र कौन सा हो जाएगा, बुद्ध उपदेश हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं। लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज कब हुई थी, 1940 में, 1950 में, 1978 में, 1879 में। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, 1940 में हुई थी, और इसके खोज करता है तो वो कौन से हो जाएंगे, मार्शल रेबिडेट के द्वारा जो है खोज हुई थी। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 है। प्रथम चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तकनीक में भारतीय पौराणिक विषयों का चित्रण किया था, तो राजा रवि वर्मा है, या फिर जो है अवनींद्रनाथ टैगोर है, या फिर जो है डीपी राय चौधरी है। तो प्रथम चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तकनीक में भारतीय पौराणिक विषयों का चित्रण किया था, और सबसे पहले कौन थे,
राजा रवि वर्मा ही थे। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1905, 1908, 1907 या फिर 1909। तो तुरंत आंसर बता सकते हैं, इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, 1907। क्वेश्चन नंबर 108 है, स्पीकिंग ट्री किसकी रचना है? क्या वो नागजी पटेल की है, या फिर जो है अंजलि इलामेनन की है, या फिर गुलाम मोहम्मद शेख की है, या फिर अमृता शेरगिल की है? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, जिनका नाम है गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 109 है, फ्रांको कैंटेब्रियन क्षेत्र जो है किससे संबंधित है? यानी कि फ्रैंको यानी कि फ्रांस का भी हो गया और स्पेन का भी हो गया। यानी कि सीधे सीधे बता सकते हैं उत्तरी स्पेन, मतलब उत्तरी स्पेन व दक्षिणी, उत्तरी स्पेन व दक्षिणी फ्रांस, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस, पश्चिमी फ्रांस के क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र कहा जाता था। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, जो पूछा है किससे संबंधित है, वो प्रागैतिहासिक कला से है। हाथों के छापे सबसे अधिक किस गुफा में अंकित हैं? या फिर जो है लास्को हो सकता है, जो भी है लास्को लिख लो, लास्को तो लिखा है, गरगास भी लिखा है, नियो भी लिखा है। हाथों की छापा के हाथों की छापा के सबसे अधिक चित्र जो है किस गुफा में अंकित है? तो बता सकते हैं यहाँ पर गरगास में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है, कृष्ण विद कॉजिंग गाउज किसकी कृति है? ज्योति स्वरूप देवयानी, कृष्ण परमजीत सिंह। और इस तरीके से चित्र बनाते थे तो वो कौन बनाते थे? जिनका नाम था मंजीत बाबा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, मंजीत बाबा। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार में बनाए गए हैं? रंगों को सपाट भर कर गोली, क्या है, गोली नहीं है, गीली दीवारों पर उंगलियों से और चाक से रेखांकन, गेरू से चर्बी में मिलाकर। तो ये जो है गीली दीवारों पर, मतलब ये कह सकते हैं गीली दीवारों पर उंगलियों से बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 113 मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु है। चलिए इसमें से बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि कौन से, मतलब ये वेस्टर्न की बात कर रहा है, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये वेस्टर्न की बात कर रहा है। तो वेस्टर्न में कौन सी ऐसी गुफा थी जिन पर गीली दीवारों पर उंगलियों से चित्र बनाए गए थे? बताइएगा। लॉस्कॉक्स है, या फिर जो है गरगास ही है, या फिर जो है लास्को है? हाँ, इसका आंसर बताइएगा। 113 मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु, लौकिक जीवन, मरणोपरांत जीवन, या फिर सौंदर्यपूर्ण चित्रण, या फिर जो है साधु संतों का जीवन? तो इसमें से जो राइट आंसर आप लोग समझ रहे होंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, मरणोपरांत जीवन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ते हैं। स्फिंक्स क्या थे? स्फिंक्स आप लोग पढ़ते होंगे तो ये किससे संबंधित है? प्राचीन राजवंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राचीन राजवंश से संबंधित है। और ये जो है एक वास्तु है, मूर्ति है, वास्तु मूर्ति है, या फिर जो है स्मारक है। मतलब इसका जो धड़ देखेंगे वो एक शेर की तरह है, बाकी जो है फेस जो है वो मनुष्य की तरह है। तो इसमें से जो है स्फिंक्स क्या है? तो वास्तु है, मूर्ति है, वास्तु मूर्ति है, या फिर जो है एक स्मारक है। तो इसमें से बता सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वास्तु मूर्ति हो जाएगा। ओके, और ये भी पूछ जाता है कि हाँ किससे संबंधित है, तो ये भी याद रख लेना। बाकी अगर हम बात करते हैं तो ये फीट में अगर बात करते हैं 150 जो है 150, यानी कि ये जो है लंबाई हो जाएगी इसकी, और ये जो है इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और ये कितने में हो जाएगा? मतलब फीट में हो जाएगा। अगर इसका चीज यही चीज मतलब फेस पूछा जाता है, मतलब फेस का अगर पूछा जाता है, फेस जो है वो कितने फीट का है, तो मतलब ऐसे ऐसे करके मान लो, मतलब 10 फीट का मान लिया जाता है, तो ये जो है 10 फीट का हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ था? तो बेबीलोन था, या फिर जो है उर है, लगाश है, या फिर जो है सूशा है? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बता सकते हैं, वो कौन सा हो जाएगा? उर हो जाएगा। ओके, कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ था
हाँ, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कहाँ कौन सा वाला हो जाएगा? उर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाघ कहाँ बने हैं? लगाश, एरेदू, कोल्डिया या बेबीलोन? तो बिल्कुल बता सकते हैं, तो वो कहाँ हो जाएगा? आपका बेबीलोन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ बढ़ते हैं। करबला जो है सजेशन सीरीज जो है किसके द्वारा बनाई गई थी? ये जो है, ये जो करबला सीरीज जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आपको बताना है एम एफ हुसैन, ए रामचंद्रन, राघव कनेरी या फिर जो है राजा रवि वर्मा। तो बता सकते हैं, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? एम एफ हुसैन। एंड क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है ही नहीं? तो इसमें से देवी प्रसाद रायचौरी, रामकिंकर बैस, मृणालिनी मुखर्जी या फिर जो है बीसी सान्याल। तो आप लोग जानते हैं बीसी सान्याल को जो है हम एक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, 119 है, पी आर दरोज का मनचाहा माध्यम क्या है? यानी किस में सबसे ज्यादा काम करना उनको अच्छा लगता था? क्या वो जो है कास्ट में, प्रस्तर में, कागज की लुगदी या फिर जो है सिरेमिक में? तो पी आर दरोज जो है किस लिए जाने जाते हैं? सिरेमिक के लिए। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? मृत्तिका यानी कि सिरेमिक। क्वेश्चन नंबर 120 है, अमरिंदर नाथ के किस कलाकृति को मास्टरपीस का दर्जा मिला है? शाहजहां इन हिज डेथ, राधा का विचार, अरेबियन नाइट श्रृंखला या फिर जो है लास्ट जर्नी? और सभी के सभी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और इसमें से जो है वो कौन से पे मिला है? शाहजहां इन हिज डेथ बेड। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत में विकसित होने वाली प्रथम नगरीय सभ्यता थी? तो वो हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र सभ्यता या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसमें से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सैंधव सभ्यता में सबसे पहले खोजी गई सभ्यता वो हड़प्पा सभ्यता थी। तो राइट आंसर इसमें से आपका ये वाला हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, 122 है, निम्नलिखित में से छापाकार है? रेनी धूमर, विलास सिंधे, तपन घोष या फिर जो है सभी के सभी आप लोग को दिखाई दे रहे हैं? तो बता देते हैं, इसमें जो राइट आंसर है वो सभी के ही सभी है। तो इसमें से जो रिनी धूमल, विलास सिंधे, तपन घोष सभी के सभी है। क्वेश्चन नंबर 123 है, सर्वप्राचीन वेद है? ऋग्वेद है या फिर जो है अथर्ववेद है या फिर जो है सामवेद है या फिर जो है यजुर्वेद है? तो बता सकते हैं, तो आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग बता देंगे। तो हाँ, ऋग्वेद हो जाएगा। एंड 124 की तरफ बढ़ते हैं, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं वाल्मीकि, सचिनानंद, पाणिनि। तो वेद व्यास, तो बता सकते हैं कि हाँ, पाणिनि ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 125 की तरफ बढ़ते हैं। 125 कह रहा है कि रामायण में सीता की स्वर्ण प्रतिमा के निर्माण का उल्लेख है, यह प्रतिमा किसके द्वारा बनाई गई है? तो बिल्कुल माई के द्वारा बनाई गई। बस इतने से छोटे से क्वेश्चन से, ज्यादा आप लोग कितनी बड़ी क्लास भी नहीं हुई होगी। तो चलिए आप लोग यहीं पर क्लास फिनिश करते हैं, और क्लास अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा और अपनी प्रैक्टिस को एकदम लगातार रखिएगा। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिसमें आप लोग की प्रैक्टिस ना हो, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे इस टाइम में आप लोग का ही सबसे अच्छा फायदा होगा। क्योंकि ये जो है 24 को भी एलटी का एग्जाम होने वाला है, अप्रैल या मई में आरपीएससी का एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, हिमाचल वाले भी हैं, तो उनका भी एग्जाम होने वाला है। मतलब मान के चलो कि मई जून तक तो सबका एग्जाम लगा हुआ है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए डेली प्रैक्टिस करिए। अभी ज्यादातर जो भी स्टूडेंट पेन पेंसिल लेके बैठे हैं तो उसको रहने दो, बाकी जो है प्रैक्टिस करके बिना देखे अगर लिख रहे हैं तो लिखो, लेकिन हाँ, ज्यादा से ज्यादा जो है लर्न करो, अपनी सेल्फ स्टडी करो, तभी आप लोग की बहुत अच्छी से तैयारी हो पाएगी। नहीं तो अगर आप लोग नोट्स बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं तो बिल्कुल अभी छोड़ दो अपना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एग्जाम टाइम में तो चाहे कितने भी नोट्स बना लो, चाहे कितने भी कॉपी भर लो, चाहे आपके पास कितनी भी पीडीएफ भी ही क्यों ना हो, वो काम नहीं आता है। हमेशा वही काम आता है जो आपको लर्न हो, जो आपको तैयार हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब बैठते हो ना तो सब सब भूल जाता है, होता है कि नहीं? तो इसीलिए जो है अपनी तैयारी अच्छे से करिए। तो सभी स्टूडेंट हैं, सबको मैंने बता ही दिया था। तो बाकी आप लोग की क्लास जो है चलती रहती है, और क्लास अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट जाते जाते लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे जो है कमेंट में डाल सकते हैं, तो उसको मैं डिटेल्स आप लोग को सेंड कर दूंगी। ओके, तो चलिए यहीं पर क्लास फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।